हेलो स्टूडेंट्स, अपन मुख गुहा पढ़ रहे थे और मुख गुहा में अपन ने जीभ और दांत की संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया। अब देखो, मुख गुहा में एक यवला पाया जाता है। अब ये यवला क्या है? तो यवला पेशी का बना हुआ एक संरचना होती है जो भोजन को ग्रसनी में धकेलने का काम करती है। अब देखो इस यवला की खासियत, अपन मुंह खोलते हैं तो पीछे एक पेशीनुमा संरचना लटकी हुई दिखाई देती है, वो ही क्या है? यवला। अब देखो, कुछ लोगों में क्या होता है, सोते समय इस यवला का आकार बढ़ जाता है। सोते समय यवला का आकार बढ़ जाता है। तो यवला का आकार बढ़ने के कारण यवला होता है वो इस कठोर तालु से टकराता है। किससे टकराता है? कठोर तालु से। तो जैसे ही यवला कठोर तालु से टकराता है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है और उस ध्वनि को अपन खर्राटे बोलते हैं। तो खर्राटे किसके कारण आते हैं? खर्राटे यवला की लंबाई बढ़ने के कारण आते हैं। ये बात हो गई यवला की। अब देखो, इसके बाद अपन पढ़ते हैं लार ग्रंथियां, यानी मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी, यानी मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब देखो, नंबर 1 है पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथियां होती हैं संख्या में 1 जोड़ी होती है। पैरोटिड ग्रंथियां संख्या में 1 जोड़ी होती है और ये कान के नीचे स्थित होती हैं। कर्ण या कान के नीचे स्थित होती है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि वायरस संक्रमण के कारण इन पैरोटिड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। पैरोटिड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। उस बीमारी को बोलते हैं मम्स। क्या बोलते हैं? मम्स। फिर दूसरी बात, जो सर्पों की विष ग्रंथियां होती हैं वो पैरोटिड ग्रंथियों के रूपांतरण ही होती है। नंबर 1 ग्रंथि हो गई पैरोटिड। अब इसके बाद देखो नंबर 2 सब मैक्सिलरी ग्रंथियां। सब मैक्सिलरी ग्रंथियां होती हैं संख्या में ये भी कितनी होती हैं? 1 जोड़ी होती है और ये दोनों जबड़ों के संधि तल पर पाई जाती है। यानी पैरोटिड ग्रंथियां होती हैं, ये कान के नीचे स्थित होती हैं, संख्या में 1 जोड़ी होती है। सब मैक्सिलरी ग्रंथियां होती हैं, ये भी संख्या में 1 जोड़ी होती हैं और दोनों जबड़ों के संधि तल पर पाई जाती हैं। तीसरी ग्रंथियां हैं सब लिंगुअल ग्रंथियां, या इनको बोलते हैं अधोजिह्वा ग्रंथियां। अब अधोजिह्वा ग्रंथियां होती हैं, ये भी संख्या में 1 जोड़ी होती हैं और निचले जबड़े में जीभ के नीचे स्थित होती हैं। तो 3 ग्रंथियां हो गई हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हो गई हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। सबकी संख्या 2-2 होती है, यानी 1 जोड़ी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लार ग्रंथियां हैं ये बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। कैसी ग्रंथियां हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां। अब देखो अपन, ये सारी ग्रंथियां क्या करती हैं? लार का स्राव करती हैं। तो लार का रासायनिक संगठन देखते हैं अपन। लार होता है, लार में अधिकांश भाग जल होता है, यानी लगभग 99% भाग लार का क्या होता है? जल। लार में लगभग 99% भाग जल होता है। इसके अलावा लार में श्लेष्मा होता है, टाइलिन या फिर लार एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, थायोसाइनेट पाए जाते हैं, IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। कुछ मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा में यूरिया और यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। ये होता है लार का रासायनिक संगठन। अब देखो, जो लार होती है, लार का पीएच हल्का अम्लीय होता है। पीएच कितना होता है? हल्का अम्लीय 6.8।
लार का पीएच हल्का अम्लीय होता है और वो होता है 6.8। अब देखो लार में एंजाइम एक तो होता है लार एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है, एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम होता है ये तो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके अलावा जो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, ये लाइसोजाइम एंजाइम और थायोसाइनेट होते हैं, ये भोजन में जो जीवाणु और कीटाणु आते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। यानी जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है, जीवाणु की सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है, जिससे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो लाइसोजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट करके भोजन में जो जीवाणु आते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। ये हो गया लार का रासायनिक संगठन। अब इसके बाद देखते हैं अपन आहार नाल का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट कौन सा है, ग्रसनी। पहले अपन ने मुख और नंबर 2 मुख गुहा, तो दोनों को साथ पढ़ लिया था, मुख है मुख गुहा। अब अगला पार्ट है आहार नाल का ग्रसनी या फेरिंग्स। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्रसनी है ये भोजन और वायु दोनों का उभयनिष्ठ मार्ग है, यानी ये भोजन को भी मार्ग प्रदान करता है और वायु को भी मार्ग प्रदान करता है, इसलिए दोनों का क्या है, ये उभयनिष्ठ मार्ग है। अब इस ग्रसनी के पश्च भाग में 2 छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी के पश्च भाग में 2 छिद्र पाए जाते हैं। एक छिद्र को बोलते हैं ग्लोटिस या गाठी द्वार और दूसरे छिद्र को बोलते हैं गुलट या निगल द्वार। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है निगल द्वार। पहले देखते हैं अपन ग्लोटिस को। जो ग्लोटिस है ये श्वसन मार्ग का छिद्र है, यानी ग्लोटिस किसका छिद्र है, श्वसन मार्ग का छिद्र है। और इस ग्लोटिस पर एक गांठी डफन या फिर जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस पाया जाता है। तो अपन जैसे ही भोजन निगलते हैं, भोजन निगलने के दौरान ये एपिग्लोटिस क्या करता है, इस ग्लोटिस छिद्र को बंद कर देता है ताकि भोजन के कण श्वसन मार्ग में न जाए। तो ग्रसनी के पश्च भाग में 2 छिद्र होते हैं, एक ग्लोटिस और दूसरा गुलट या निगल द्वार। ग्लोटिस पर पाया जाता है एपिग्लोटिस। गुलट या निगल द्वार है ये भोजन को मार्ग प्रदान करता है, यानी इस छिद्र के द्वारा भोजन होता है वो ग्रसिका या ईसोफेगस में जाता है। अब देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रसनी है, इस ग्रसनी के पास युष्टेकियन नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं। अब ये जो युष्टेकियन नलिकाएं होती हैं ये कान की नलिकाएं होती हैं, कान से नलिकाएं निकलती हैं और ये ग्रसनी के पास आकर के खुलती है। इसका देखो जैसे ही कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, तेज ध्वनि, तो तेज ध्वनि उत्पन्न होती है उस समय क्या होता है, अपन मुख खोलते हैं, मुख खुलने से क्या होता है, जो ध्वनि होती है वो कान से प्रवेश करती है और उधर मुख से प्रवेश करती है, ताकि दोनों ओर से ध्वनि का प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए और कान की जो झिल्ली होती है या जिसको अपन पर्दा बोलते हैं उसको फटने से क्या करती है, ये बचाते हैं। अब इसके बाद आहार नाल का अगला पार्ट है ईसोफेगस या ग्रसिका। तो ईसोफेगस या ग्रसिका है ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका नुमा एक संरचना है जो आमाशय में जाकर के खुलती है। इस ईसोफेगस में कर्मानुकुंचन गतियां होती हैं और कर्मानुकुंचन गतियों के द्वारा भोजन नीचे आमाशय में धकेला जाता है। अब आहार नाल के अपन ने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, मुख व मुखगुहा, दूसरा ग्रसनी और तीसरा ग्रसिका। बाकी पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में।